कभी सोचा है कि आज से मान लीजिए 1000 साल पहले हमारे देश के शहर कैसे रहे होंगे। चलिए एक काम करते हैं। आज हम सब मिलकर टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं मध्यकालीन भारत के उन हलचल भरे कस्बों, उन व्यापारियों और उन कारीगरों की दुनिया को। जरा आंखें बंद करके सोचिए, 1000 साल पहले का कोई भारतीय शहर, आप उसकी गलियों से गुजर रहे हैं, क्या महसूस होगा? हवा में मसालों की महक, हथौड़ों की ठक-ठक, कारीगरों की आवाजें और चारों तरफ बाजार का वो शोर, वो गहमा-गहमी। देखिए, ये जो शहर थे ना, ये सिर्फ ईंट पत्थर की बस्तियां नहीं थीं, ये तो किसी धड़कते हुए दिल जैसे थे। मतलब एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। राजा का दरबार भी यहीं है, मंदिरों से घंटियों की आवाज भी आ रही है और साथ ही बाजारों में सौदागरों का शोरगुल भी। सब कुछ एक साथ एक ही जगह पर। सोचिए कैसा कमाल का माहौल रहा होगा। तो अपनी इस यात्रा की शुरुआत हम दक्षिण भारत के एक बहुत ही शानदार शहर से करते हैं। नाम है तंजावुर। ये शहर शक्तिशाली चोल साम्राज्य का दिल हुआ करता था। अब ये नक्शा देखिए, तंजावुर कावेरी नदी के ठीक किनारे पर बसा हुआ था। इसका सबसे बड़ा फायदा, पानी की कभी कोई कमी नहीं, साल भर पानी रहता था। और हाँ, ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। मतलब यहीं से पूरे चोल साम्राज्य का राजकाज चलता था। अगर चोल साम्राज्य का दिल तंजावुर था, तो तंजावुर का दिल था वहां का मंदिर। राजा राजराज चोल ने जो ये शानदार राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था ना, वो सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी। अरे पूरा का पूरा शहर ही इसके इर्द गिर्द बसा हुआ था। राजा के महल, सेना के कैंप, वो चहल पहल वाले बाजार, सब कुछ ऐसा लगता था मानो पूरा शहर इसी मंदिर की धुरी पर घूम रहा हो। और उस जमाने की कारीगरी की बात करें तो इससे बेहतर सबूत और क्या मिलेगा। ये हैं चोल काल की कांस्य की मूर्तियां। आज भी ये पूरी दुनिया में फेमस हैं। इन्हें बनाते थे स्वामी मलाई के स्थपति यानी मूर्तिकार। सच कहूं तो इनके हाथों में तो जैसे जादू था। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे था। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निक थी, जिसे कहते हैं लॉस्ट वैक्स या लुप्त मोम तकनीक। देखिए होता क्या था, कारीगर पहले मोम से हूबहू वैसी ही मूर्ति बनाते थे, एकदम परफेक्ट। फिर उस पर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता था। अब जब इसे गर्म करते तो अंदर का सारा मोम पिघलकर बाहर निकल जाता। अब बचा क्या? मिट्टी का एक खोखला सांचा। बस उसी सांचे में पिघला हुआ कांसा भर दिया जाता और जब सब कुछ ठंडा हो जाता तो मिट्टी को तोड़कर हटा दिया जाता था और अंदर से निकलती थी एक बेमिसाल कलाकृति। तंजावुर की जो अर्थव्यवस्था थी ना, वो एक तरह से पूरी तरह आत्मनिर्भर थी। एक पूरा इकोसिस्टम था। जैसे सालिये बुनकर थे जो मंदिर और राज परिवार के लिए बेहतरीन कपड़े बनाते थे। बाजारों में अनाज, मसाले, गहने, सब कुछ मौजूद था। और मूर्तिकार अपनी कला से शहर को जिंदा रखते थे। मतलब हर कोई एक दूसरे से जुड़ा था, एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहा था। लेकिन देखिए, हर शहर तंजावुर जैसा नहीं होता था जहां मंदिर ही सब कुछ हो। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे शहरों की जिनकी पहचान मंदिर से ज्यादा उनकी मजबूत किलेबंदी और उनके जबरदस्त व्यापार से थी। और इसमें दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, हम्पी और सूरत। तो ये है हम्पी, विजयनगर साम्राज्य का केंद्र। इसकी सबसे खास बात थी इसकी किलेबंदी, जिसे कोई भेद नहीं सकता था। और कमाल की बात पता है क्या है? ये जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, इन्हें जोड़ने के लिए कोई सीमेंट या चूना इस्तेमाल नहीं हुआ है। इन्हें बस एक दूसरे में इस तरह से फंसाया गया है, जिसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। सच में उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना। अपने जमाने में यानी 15वीं 16वीं सदी में हम्पी की शान तो बस देखते ही बनती थी। एक पुर्तगाली ट्रैवलर था डोमिंगो स्पेस। उसने हम्पी के बारे में लिखा कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और हर तरह की चीजों से भरा हुआ शहर है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शहर कितना शानदार और खुशहाल रहा होगा। पर हम्पी सिर्फ एक मजबूत किला नहीं था। इसकी गलियों में कल्चर और कॉमर्स यानी संस्कृति और व्यापार दोनों का संगम था। जरा सोचिए उन बाजारों के बारे में, जहां एक तरफ अरब के व्यापारी हैं, दूसरी तरफ दक्षिण भारत के चिट्टी समुदाय के लोग और साथ ही यूरोप से आए पुर्तगाली एजेंट भी, सब एक साथ कारोबार कर रहे हैं। क्या नजारा होगा। लेकिन जैसा होता है, हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता। साल था 1565। विजयनगर साम्राज्य की दक्कन के सुल्तानों से हार हुई और इसी के साथ हम्पी का वो सुनहरा दौर भी खत्म हो गया।
इस महान शहर को बुरी तरह लूटा गया और ये हमेशा हमेशा के लिए एक खंडहर में तब्दील हो गया। तो चलिए अब हम्पी के इन खंडरों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मुगल दौर के एक जगमगाते हुए बंदरगाह शहर की ओर। इसका नाम था सूरत, जिसे पश्चिम का दरवाजा या गेटवे टू द वेस्ट भी कहते थे। सूरत ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक ग्लोबल हब था। मुगल काल में पश्चिमी दुनिया से होने वाला सारा व्यापार यहीं से होता था। इतना ही नहीं, जो लोग हज के लिए मक्का जाते थे उनके जहाज भी यहीं से रवाना होते थे। इसीलिए इसे मक्का का द्वार भी कहते थे। यहाँ के सूती कपड़े, जिन पर सोने की जरी का काम होता था, वो तो दूर दूर तक मशहूर थे। और हाँ, ये एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था, मतलब यहाँ हर जाति, हर धर्म के लोग एक साथ रहते थे। और यहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो भी बड़ा एडवांस था। यहाँ हुंडी नाम की एक चीज चलती थी। ये एक तरह का क्रेडिट नोट होता था, जिसे आज का बिल ऑफ एक्सचेंज समझ सकते हैं। कमाल की बात यह है कि सूरत में जारी की गई हुंडी को मिस्र के काहिरा, इराक के बसरा और यहाँ तक कि बेल्जियम के एंटवर्प जैसे दूर दराज के बाजारों में भी सम्मान मिलता था। इससे पता चलता है कि भारतीय व्यापारियों की साख दुनिया में कितनी जबरदस्त थी। लेकिन सूरत का ये सुनहरा दौर भी हमेशा के लिए नहीं था। कहानी में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला था, एक ऐसा मोड़ जिसके बाद इन शानदार भारतीय व्यापारिक केंद्रों का पतन शुरू हो गया। अब जरा नक्शे पर आंध्र प्रदेश के तट पर बसे इस शहर को देखिए, मसूलीपट्टनम। ये एक छोटा सा शहर था, लेकिन बहुत जल्द ये एक नया बैटल ग्राउंड, एक अखाड़ा बन गया। क्यों? क्योंकि डच और अंग्रेज दोनों ही यूरोपियन ताकतें इस पर कब्जा करना चाहती थीं। और मजे की बात यह है कि मसूलीपट्टनम हमेशा से इतना जरूरी नहीं था। पहले तो ये मछुआरों का एक मामूली सा कस्बा हुआ करता था। साल 1620 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट विलियम मेथवॉल्ड ने लिखा था कि ये एक छोटा बिना दीवारों वाला शहर है। लेकिन डच और अंग्रेजों की आपसी होड़ ने ही इसे एक बड़ा और जरूरी पोर्ट बना दिया। अब वापस सूरत पर आते हैं। 17वीं सदी के आखिर तक आते आते सूरत की चमक फीकी पड़ने लगी थी। इसकी कई वजह थी। एक तो मुगल साम्राज्य खुद कमजोर हो रहा था, जिससे सूरत को मिलने वाला सपोर्ट कम हो गया। दूसरा, अंग्रेजों को बॉम्बे यानी आज का मुंबई मिल गया और उन्होंने उसे अपना नया सेंटर बना लिया। और तीसरा, समुद्री रास्तों पर पुर्तगालियों का कंट्रोल बढ़ गया था। इन सब वजहों ने मिलकर सूरत की कमर ही तोड़ दी। तो जैसे ही ये पुराने शहर कमजोर पड़े, एक नए दौर की शुरुआत हुई। धीरे धीरे क्या हुआ कि भारतीय व्यापारियों की जगह यूरोपीय कंपनियों ने ले ली और इसी के साथ भारत में नए शहर बसने लगे। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये थे नए कॉलोनियल शहर। तो अब जो कारीगर और व्यापारी थे वो इन नए शहरों की तरफ जाने लगे। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये शहर अब पावर के नए सेंटर बन रहे थे। लेकिन एक बड़ा फर्क था। अब बागडोर भारतीय राजाओं या व्यापारियों के हाथ में नहीं, बल्कि यूरोपीय कंपनियों के हाथ में थी। और इस पूरे बदलाव का सबसे गहरा असर पड़ा हमारे कारीगरों पर। उनकी आज़ादी, उनकी स्वतंत्रता सब खत्म हो गई। अब वो एक नए सिस्टम पर काम करने लगे जिसे पेशगी कहते थे। इसमें होता ये था कि यूरोपियन एजेंट उन्हें एडवांस पैसा दे देते थे और बदले में कारीगर सिर्फ उन्हीं के लिए काम करने को मजबूर हो जाते थे। डिजाइन भी कंपनी का, कपड़ा भी कंपनी के लिए। उनकी अपनी कला, उनकी अपनी पहचान अब जैसे उनकी रही ही नहीं थी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब तंजावुर, हम्पी और सूरत जैसे पुराने शहर बस यादों में रह गए और उनकी जगह बॉम्बे, कलकत्ता जैसे नए शहरों ने ले ली, तो इस बदलाव ने भारत के व्यापार और यहाँ की कारीगरी की पूरी दिशा को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। ये एक ऐसी विरासत है जिसका असर शायद आज भी कहीं ना कहीं हमारे बीच मौजूद है।